सबसे पहले बात करेंगे यूसीसी की। देहरादून से एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्यकाल चौथी बार बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो ड्राफ्ट को इंग्लिश से हिंदी में भी ट्रांसलेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें, यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का कार्यकाल 26 जनवरी को खत्म हो रहा है और माना जा रहा है कि अभी भी बढ़ाया जा सकता है इस कार्यकाल को चौथी बार। और उसके बाद यूसीसी लागू करने को लेकर और ज्यादा आगे एक और कदम ये बढ़ जाएगा। अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर उत्तराखंड। अनुपम जी, यूसीसी कमेटी के कार्यकाल को माना जा रहा है कि चौथी बार एक बार फिर से बढ़ा दिया जाएगा। कह सकते हैं कि यूसीसी को लागू करने की दिशा में एक और कदम, लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है। देखिए, ये बात समझनी होगी कि जो यूसीसी का गठन किया था कि एक पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा पोल प्रॉमिस था। जब विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में हो रहे थे उस समय ये पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की थी कि अगर सरकार आती है तो हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई 2022 में, उसमें पहला ही स्टेप ये लिया गया कि यूसीसी को ड्राफ्ट कमेटी बनेगी को लेकर कैबिनेट ने डिसीजन लिया। अभी तक 3 एक्सटेंशन इस कमेटी को मिल चुके हैं और 26 जनवरी को इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये है कि इसको एक चौथा कार्यकाल मिल सकता है। और इसके पीछे जो एक बड़ा रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि भाई जो ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया है और जो मुख्यमंत्री को सौंपना है वो अभी अंग्रेजी में है, उसका ट्रांसलेशन किया जाएगा हिंदी में और फिर उसको दिया जाएगा। लेकिन सूत्र ये भी बताते हैं कि इसके पीछे इससे भी एक जो बड़ा रीजन है वो राजनीतिक रीजन है इसमें, क्योंकि बीजेपी बड़े पैमाने पे इस पर डिस्कस कर रही है और शायद ये एक बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा भी है। तो इसलिए इसमें सोच समझ के इसको डिसीजन लिया जाएगा और टाइमिंग इसकी क्या हो, इस सबको लेके भी अभी डिस्कशन होना बाकी है केंद्रीय नेतृत्व और स्टेट नेतृत्व के बीच में। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए, बातचीत करने के लिए अनुपम त्रिवेदी जी। और अब बात करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर की, जहां पर पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक सचिवालय में जारी है। कैबिनेट की इस मीटिंग में मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री यहां पर मौजूद हैं और मीटिंग में विधानसभा सेशन की तारीख का भी ऐलान किया जा सकता है। नई आबकारी नीति और बेसिक शिक्षा भर्ती नियमावली में संशोधन प्रस्ताव आ सकता है और भर्ती में बीएड की अनिवार्यता समाप्त हो सकती है। तो कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण मीटिंग इस वक्त जारी है। सीएम धामी समेत तमाम मंत्री मौजूद हैं इस मीटिंग में और अहम फैसलों पर मुहर संभव है। आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। विधानसभा सेशन की तारीख का ऐलान हो सकता है। और चलिए सीधा रुख करते हैं, सुनील प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। सुनील, क्या क्या महत्वपूर्ण डिसीजंस आज लिए जा सकते हैं? कैबिनेट की मीटिंग जारी है इस वक्त, क्या जानकारी बैठक को लेकर? देखिए सीनम, मैं अभी सचिवालय में मौजूद हूं। यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग शुरू हो चुकी है। तमाम मंत्री इस मीटिंग में मौजूद हैं। आज की मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा रहने वाला है, अभी तक एक कंफ्यूजन ये बना हुआ था कि सरकार यहां पर जो राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% जो क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था थी, वो विधेयक, उस विधेयक को पास करने के लिए अभी तक ये माना जा रहा था कि सरकार एक विशेष सेशन विधानसभा का बुला सकती है। पिछली जो कैबिनेट हुई थी उसमें कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को इसके लिए अधिकृत कर दिया था कि मुख्यमंत्री जब चाहें सेशन का ऐलान कर सकते हैं। आज की कैबिनेट से ये तय हो जाएगा कि सरकार स्पेशल सेशन ला रही है या फिर बजट सेशन ला रही है। आज की कैबिनेट से पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ये डेट का भी इसमें ऐलान किया जा सकता है कि आप बजट सेशन करने जा रहे हैं या फिर एक स्पेशल सेशन अलग से राज्य आंदोलनकारियों के लिए बुलाने जा रहे हैं। बहुत कुछ तस्वीर आज की कैबिनेट से साफ हो सकती है। इसके साथ ही नई आबकारी नीति का भी प्रस्ताव आज की कैबिनेट में आ सकता है। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए हैं। जिस तरह से टूरिज्म उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहा है, पर्यटकों की संख्या यहाँ पर हर साल बढ़ती जा रही है, उसके मद्देनजर सरकार अपनी पॉलिसी लाई है कि जो होटल्स हैं उन होटलों में अब होटल के साथ साथ बार खुलने के लिए जो प्रक्रिया है उसका सरलीकरण कर दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। ये प्रस्ताव भी आज की कैबिनेट में आ सकता है। तीसरा जो बड़ा प्रस्ताव आ सकता है वो बेसिक शिक्षा को लेकर है। बेसिक शिक्षा में अभी
अभी तक भर्ती के लिए वहां पर नियुक्ति के लिए बीएड की अनिवार्यता जरूरी होती थी, यानी कि आप बीएड किए हों उसके बाद ही आप उसके मानक पूरे कर पाते थे। लेकिन सरकार अब बीएड की जो बाध्यता थी उसको हटा सकती है और ये प्रस्ताव आज की कैबिनेट में आ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रस्ताव भी हैं जिनमें गन्ना मूल्य घोषित करने को लेकर भी आज कैबिनेट में एक प्रस्ताव आ सकता है। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका सुनील। आगे बढ़ते हैं। पिछले 2 दशक से घाटे में चल रहा उत्तराखंड रोडवेज पहली बार घाटे से उभरकर फायदे में आया है और रिकॉर्ड 56 करोड़ का मुनाफा कमाया है। अब इसे धामी सरकार की गुड गवर्नेंस से जोड़कर देखा जा रहा है। रोडवेज की इस उपलब्धि पर सचिवालय में कार्यक्रम हुआ जिसमें सीएम धामी ने परिवहन निगम के सचिव अरविंद सिंह और प्रबंधक निदेशक आनंद श्रीवास्तव को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। और बड़ी खबर देहरादून से है। कांग्रेस की स्टेट इलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया गया है और प्रदेश अध्यक्ष करण बाहरा को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। स्टेट इलेक्शन कमेटी में कुल 28 मेंबर हैं। कमेटी में हरीश रावत है, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल ये भी शामिल हैं और जबकि हरक सिंह रावत, रणजीत रावत और काजी निजामुद्दीन भी कांग्रेस की स्टेट इलेक्शन कमेटी में शामिल हैं। तो कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि स्टेट इलेक्शन कमेटी के मेंबर कौन कौन रहेंगे। देहरादून से अगली बड़ी खबर है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी मुंबई के दौरे पर जाएंगे और यहां पर मुख्यमंत्री मुंबई में कौथिग 2024 का उद्घाटन करेंगे। मुंबई में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडी कौथिग का आयोजन करते हैं और ये मेला 28 जनवरी तक चलेगा। और अगली खबर जोशीमठ से है। यहाँ पर 1200 घरों को खाली किया जाएगा और लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। सीबीआरआई की रिपोर्ट के बाद नक्शा भी तैयार किया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल दरार पड़ने से 1200 मकान खतरे की जद में आ गए थे। तो जोशीमठ में 1200 घरों को खाली किया जाएगा और सीबीआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक ये नक्शा तैयार किया गया है। नितिन सेरवाल खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चमोली से जुड़ गए हैं हमारे साथ। नितिन, और क्या ज्यादा जानकारी खबर पर? जी, अगर एक पूरे प्रकरण का मामला देखें तो वैज्ञानिक रिपोर्ट आने के बाद कहीं ना कहीं जोशीमठ के जो 1200 घर हैं अब उनको खाली किया जाएगा। ये वो घर हैं जो हाई रिस्क जोन में अभी रखे गए हैं, यानी कि जो मनोहर बाग वार्ड है, जो सुनील वार्ड है या मारवाड़ी वार्ड है, और इसके अलावा जो थोड़ा सा नरसिंह मंदिर के जो इलाके हैं उनको शिफ्ट करने की बात अभी की जा रही है। और सीबीआरआई की रिपोर्ट के बाद अब ये फैसला लिया जाएगा कि इनको बहुत अति आवश्यक तौर पर ही खाली करने की जो प्लानिंग है वो की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नितिन आपका। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की 29 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जिस पर हाईकोर्ट पहले ही अतिक्रमण को हटाने का आदेश दे चुका है। लेकिन इस फैसले के खिलाफ अतिक्रमणकारी सुप्रीम कोर्ट गए थे और आज इस मामले में सुनवाई का अहम दिन माना जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार पहले ही अपने हलफनामे में रेलवे के विस्तार के लिए इस अतिक्रमण को हटाना जरूरी बता चुकी है और राज्य सरकार पहले से ही अतिक्रमण हटाने के पक्ष में है। ऐसे में रेलवे जमीन पर घर बनाकर बैठे 4000 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों की सांसें अटकी हुई हैं। सुशील पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सुशील, और क्या ज्यादा जानकारी खबर पर? जी देखिए, हल्द्वानी के मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है, क्योंकि इस पूरे मामले में याचिका दाखिल करके ये मांग की गई थी कि जो रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण फिलहाल लोगों ने किया है
उस अतिक्रमण को हटाया जाए। अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में खलफनामा दाखिल करके ये बताया गया कि जो जमीन फिलहाल अतिक्रमण ग्रसित है उस जमीन पर रेलवे स्टेशन बनाना है, वंदे भारत ट्रेनें जो है वो फिलहाल चलाई जानी है, लिहाजा उन जमीनों को खाली कराना बेहद आवश्यक है। चूंकि जमीन रेलवे का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर अभी अंतरिम रोक लगा रखी है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रोक नहीं हटाता है तब तक वहां पर जो अतिक्रमण जमीन करके लोग रह रहे हैं उनको वहां से खाली न कराया जाए। लेकिन केंद्र सरकार का हलफनामा ये कह रहा है कि उन जमीन को खाली कराना बेहद आवश्यक है, क्योंकि रेलवे की जो जमीन है वो फिलहाल रेलवे को ही दी जानी चाहिए। और चूंकि वहां पर इलाके में रेलवे स्टेशन बनाना और रेलवे चलाना ये सरकार का अपना दायित्व है, तो ऐसे में उस जमीन को फिलहाल सरकार को दिया जाए। लेकिन चूंकि आज इस पूरे मामले में सुनवाई होना बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मामले में सुनवाई। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका सुशील। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस अब तैयारियों में जुट गई थी और हर थाने में बदमाशों की फाइल भी तैयार की जाने लगी है, जिससे चुनाव के दौरान ये बदमाश माहौल को खराब ना कर सके। धारा 420, 504, 506 आईपीसी बनाम जसवीर सिंह थाना नेहरू कॉलोनी के संबंध में माननीय उत्तराखंड पुलिस अब लोकसभा से पहले बदमाशों की सूची तैयार करने में जुट गई है और इन बदमाशों के खिलाफ पुलिस गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करने के साथ जिला बदर भी किया जाएगा। बता दें, पिछले साल पुलिस ने करीब 490 बदमाशों की लिस्ट तैयार की है, जिनके खिलाफ अब जिला बदर की कार्रवाई शुरू की जा रही है। ये वो बदमाश हैं जिन पर 2 से अधिक आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। बस जिले में सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने क्षेत्र में जो इस तरह के अभ्यस्त अपराधी हैं, खासकर ऐसे गुंडा एलिमेंट जो लगातार छोटे मोटे अपराधों में, धमकाने में या चुनाव को कहीं किसी लोकल रूप से प्रभावित न करें, उसको देखते हुए उनकी सूची बनाने के लिए निर्देश कर दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि ये अपराधी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, जिसके लिए इनको जिला बदर किया जाता है। साथ ही जिस जिले में इनको भेजा जाता है वहां की पुलिस को भी इनकी जानकारी दी जाती है, जिससे कि पुलिस इन बदमाशों पर नजर रख सके कि भविष्य में उनके ऊपर जो है गुंडा की कार्रवाई करके उनको जिला बदर की कार्रवाई अमल में लाई जा सके और ये चुनाव में कहीं भी किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो और इस तरह के एलिमेंट को बाहर भेजकर उन पर अन्य जनपदों में जहां पर वो निवास करेंगे वहां की पुलिस को भी इसमें इन्फॉर्म करके उनकी निगरानी की जा सके। चुनाव से पहले अब बदमाशों पर कार्रवाई तेज हो गई है और अब इन बदमाशों पर शिकंजा कसने के लिए जिला बदर की कार्रवाई शुरू होने लगी है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में नगर निगम क्षेत्र में चल रही मीट की दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को इसकी कवायद शुरू करने के लिए निर्देशित कर दिया है। नगर निगम के अधिकारियों ने मीट कारोबारियों के साथ मीटिंग भी की है, जिसमें नगर निगम क्षेत्र से बाहर सराय गांव में मीट की दुकानों को शिफ्ट करने पर सहमति बनी है। आपको बता दें कि हरिद्वार धर्मनगरी है और मांस मदिरा प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर शराब की दुकानें भी शहर से बाहर हैं। शहर के अंदर जो मीट की दुकान है उनको सराय एरिया में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, सबसे वार्ता करके, ताकि देखिए हरिद्वार शहर की अपनी सैंक्टिटी है। हरिद्वार शहर में मांस और मदिरा के सेवन पे रोक पहले से है, तो हम ये चाहते हैं कि जो आसपास के एरियाज़ में भी अगर ये व्यवस्था हम लोग सही ढंग से लागू कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरे देश और विदेश में एक अपनी एक अलग इमेज पहले से। बागेश्वर में गरुड़ के पचना गांव में एक घर में आग लग गई, जिससे घर के अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान एक बच्चा भी आग में झुलसकर घायल हो गया। ग्रामीणों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया और नन्हे बच्चे की जान बचाई। ग्रामीणों ने आग लगने का कारण घर के अंदर रखी अंगीठी को बताया है। टिहरी में बौराड़ी स्टेडियम की स्थिति अब सुधरने की उम्मीद है, जिससे खिलाड़ियों की परेशानी भी कम होगी। नई टिहरी जिला मुख्यालय का एकमात्र बौराड़ी स्टेडियम अब तक किसी विभाग के अधीन नहीं होने के चलते बदहाल स्थिति में था।
लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी युवा कल्याण विभाग को दे दी गई है। विभाग द्वारा इसे संवारने की कोशिश भी शुरू कर दी गई है। स्टेडियम की सबसे बड़ी ड्रेनेज की समस्या के समाधान के लिए भी विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है और जल्द ही परमिशन मिलने के बाद इसका काम शुरू हो जाएगा। युवा कल्याण अधिकारी का कहना है कि स्टेडियम को बेहतर बनाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो इन सारे कॉरिडोर्स को कनेक्ट करने का भी है, फिर एक स्मार्ट लूप का भी है। सो इस तरह से काफ़ी सारे उसमें कंपोनेंट है जो मतलब पूरे नई टिहरी जो बौराड़ी मार्केट है वो सारे को मतलब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह डेवलप करने में। बागेश्वर में पेयजल निगम कर्मचारी संघ का धरना शुरू हो गया है। वेतन समेत कई मांगों को लेकर कर्मचारियों ने कार्यालय के बाहर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार और अधिकारी उनकी मांगों की उपेक्षा कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पहाड़ में मेलों का अलग महत्व होता है। यहाँ के मेलों में आस्था और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। देखिए। उत्तरकाशी में चल रहा माघ मेला अपने पूरे शबाब पर है। मेले में दूर दूर से लोग आ रहे हैं और कई तरीके के कार्यक्रम माघ मेले में हो रहे हैं। आस्था और संस्कृति का मेले में अद्भुत संगम है। यहाँ हो रहे कार्यक्रम में लोग झूमने को मजबूर हैं। माघ मेले में जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण के ढोल की थाप और उनकी जागर ने मेले में मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जागर सम्राट ने ऐसी ताल छेड़ी कि हर कोई झूमने को मजबूर हो गया। पहाड़ से खास माघ मेले में लोगों का रैला लगा हुआ है। वहीं जागर सम्राट ने माघ मेले की जमकर तारीफ की। विश्वनाथ की धरती पर ये ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को समेटे हुए, संजोए हुए ये इतना शानदार और जानदार मेला यहाँ पर होता है। और इसमें जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर आने की अलग अनुभूति होती है। लोक को जीवित रखने के लिए, लोक संस्कृति को जीवित रखने के लिए, लोक विधाओं को जीवित रखने के लिए, लोक के मार्ग को प्रशस्त रखने के लिए उत्तरकाशी माघ मेला जो हमारे पहाड़ के श्रेष्ठतम मेलों में से एक मेला है। माघ मेला अपनी पौराणिक विरासत को आज भी संजोए हुए है और आस्था और संस्कृति की डोर लोगों को मेले की तरफ खींच रही है। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।